अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इट्स बीन अ व्हाइल। आई हैवंट मेड एनी वीडियो बिकॉज आई वाज लिटिल बिट बिजी इन माय पर्सनल स्टफ्स, सो माजरत ख़्वाह हूँ। लेकिन फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। कुछ वीडियोस बनाने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर साइंस को कंटिन्यू करें, नाइन्थ मैट्रिक हायर क्लासेस की। सो आई थॉट कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, सो हियर वी आर। अभी इस वक्त मेरे पास जो है वो नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और इसमें जो है आपके सामने आप ये देख लें, इसकी अगर आप एनाटॉमी पढ़ें इसकी चैप्टर्स की, तो कुछ ये 9 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से लेके ट्रांसपोर्ट तक बेइंतहा नॉलेज, बेइंतहा इसमें स्टफ़ है। और इसमें ना बहुत सारी जनरल साइंस की चीज़ें भी आती हैं, और इतने सारे आप देखिएगा खुद ही कि एमसीक्यूज़ आएंगे काफ़ी सारे जो है हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम जो दे रहे होते हैं, जनरल साइंस के पेपर्स दे रहे होते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें काम आएंगी। तो इसको देखिए वीडियो को। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल साइड के हैं या प्लान कर रहे हैं कि उनको आगे मेडिकल साइड के ऊपर जाना है। तो देखो, ये आप लोगों की ना बेसिस है। अभी से अगर फाउंडेशन मजबूत होगी ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, वरना जिस तरह प्रॉब्लम मुझे हुई थी, हमें कोई इतना अच्छा पढ़ाने समझाने वाले नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिनका मैं कोई भी किसी भी टीचर का या मेल या फीमेल में नाम ले सकूं, मुझे नहीं याद कि किसी ने मुझे डर लगता था बायोलॉजी से, आप यकीन करें। आई वॉज लिटरली शिवर्ड व्हेन ये यार बायोलॉजी आ गई, ये क्या इतने कॉन्सेप्ट्स हैं। बस फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, थोड़ी सी खुद कोशिश करी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है जो लोग आगे प्लान कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, और जो लोग जनरल साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। हैविंग सेड दैट, इसको स्टार्ट करते हैं अभी यहीं से। आप ये देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पहला चैप्टर है, और इसके बारे में अभी हम, ये बड़ी प्यारी सी पिक्चर ज़िंदगी की, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन लेवल पर हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, जितना है उसी को उतना रखेंगे। पर आई आई बिलीव कि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, या राइट हियर इट इज़, राइट। ओके, अब आपके सामने इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। ये इतने बड़े, इसको मैं सिंपल अल्फाज में कह देता हूँ। बायोलॉजी जो है वो आपको पता है, दो स्पेसिफिक जो हैं वो वर्ड्स हैं, लाइक ये बायोस और ये लॉगोस, ठीक है। दोनों के दोनों जो हैं दोनों के दोनों जो हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए। बायोस एंड लॉगोस। बायोस मीन्स एवरीबडी नोज, बायोस का मतलब है लाइफ, एंड लॉगोस जहाँ कहीं भी किसी भी साइंस के साथ लग जाए ना, तो उसका मतलब है टू नो समथिंग, टू स्टडी समथिंग, और थॉट और रीजनिंग, सही है। इसको अगर मैं कलेक्टिवली कह लूँ कि टू नो समथिंग या किसी चीज़ की स्टडी करना, उसको लॉगोस कहते हैं। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी, लॉजी लॉजी जितना भी आ रहा है, इट मीन्स स्टडी। तो इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। ये इसका आप कह लेंगे बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ज़िंदगी के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे? अच्छा, मुझे ये सिलेक्ट करना होगा, ओके। तो अब इसको वेट अ मिनट, ये मैंने दो डिफरेंट टूल्स एक साथ ही ओपन कर दिए, हाउ क्रेजी आई एम। अच्छा, इसको तो मिटा दूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो जनाब, अब हम मूव कर रहे हैं थोड़ा सा आगे। अब कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। देखो, ये जो कुछ इसने यहाँ पे 6 से 9 प्रोसेसेस दिए हुए हैं ना, ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कौन कौन से? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। तो आपको ये एक्चुअली बताना ये चाह रहा है कि भाई अगर ये 9 प्रोसेस या इनमें से कुछ एक दो प्रोसेस अगर कम हो, वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, तो हम कहते हैं कि यहाँ ज़िंदगी है, ठीक है, सही है। हायर एनिमल्स की बात कर लें, लाइक यू एंड मी,
हम लोग ह्यूमंस हैं, हम डाइजेशन भी कर रहे हैं, हम रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा समझाता हूँ अभी। हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है, एक्सक्रीशन भी है, इरिटेबिलिटी को समझाता हूँ अभी, और रिप्रोडक्शन, बिल्कुल रिप्रोडक्शन भी है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये अगर कहीं किसी चीज़ में पाई जा रही हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर ज़िंदगी है भाई, और वो चीज़ ज़िंदा है, दैट इज़ द लाइफ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इन सिंपल वर्ड्स, आप जो कुछ भी खा रहे हो ना, चाहे वो लिपिड्स हों, लिपिड्स की फॉर्म में हो यानी फैट्स, चाहे वो प्रोटीन्स की फॉर्म में हो, ठीक है, या वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, CHO जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या कोई मिनरल्स हो, वॉट एवर, कुछ भी हो, ठीक है, जब वो सिंपलर फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस डाइजेशन के बाद होता है, ठीक है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद अब क्या होता है, इस प्रोटीन को टूटना है, ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट को टूटना है। जब ये टूटेगा ना तो इससे एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो एनर्जी ही तो चाहिए आपके सेल्स को, मेरे सेल्स को, टू कैरी आउट द बेसिक वर्क ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इन सिंपल वर्ड्स, डिगिंग आउट द एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, या आप कह लें कि एनर्जी जो है वो उसको ऑब्टेन किया जाता है, एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से, ठीक है। और मेटाबोलाइज होती क्या चीज़ें, और मोस्टली जो हमने खाना खाया हुआ था उसमें जितने भी लिपिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब जो होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म और भी चीज़ों का होता है, लाइक जो है वो और भी केमिकल्स मेटाबोलाइज हो जाते हैं, हम जो मेडिसिन ले रहे होते हैं उनका भी मेटाबॉलिज्म होता है। उस पर अभी इतनी डिटेल में नहीं आ रहा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इट्सेल्फ इज़ अ ह्यूज टॉपिक टू बी डिस्कस, इस पर कभी एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कर कौन रहा है? वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स कर रहे हैं, लेकिन मेन ऑर्गन जो है वो लिवर है, ठीक है। लिवर जो है वो मेनली मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है हमारी बॉडी में, और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये जब सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर मेटाबोलाइज होते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, और फिर हम सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने, पढ़ाएंगे भी इंशाल्लाह टीचर्स वगैरह का भी जो मसला चल रहा है। ऑलराइट, ठीक है। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी किसे कहते हैं? देखो, इरिटेबिलिटी इन द सेंस ऑफ द बायोलॉजी, इरिटेबिलिटी कहते हैं किसी भी स्टिमुलस, स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करना, ठीक है, रिएक्ट करना। अगर किसी चीज़ के अंदर ये एबिलिटी है तो हम कहते हैं कि ये तो इरिटेबिलिटी है, ठीक है। तो इरिटेबिलिटी क्या है? किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करना। अब आप कहेंगे सर स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस कोई भी चीज़ जो कि आपकी नॉर्मल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल स्टेट को जो है ना वो चेंज कर दे, या उसको प्रोपेल करे कि वो अपनी कंडीशन चेंज करे। ये सेलुलर लेवल पर भी होती है, ये इरिटेबिलिटी ऑर्गन लेवल पर भी होती है, टिश्यू लेवल पर भी होती है, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर जहाँ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अभी राइट नाउ आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो है वो ध्यान लगा के सुन रहे हैं, ठीक है, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप भी एक तरह से इरिटेबिलिटी शो करा रहे हैं, ठीक है। स्टिमुलस क्या है? मेरी आवाज़, साउंड, और आप जो है उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, नॉलेज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना स्टिमुलस के अगेंस्ट, रिएक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इरिटेबिलिटी है। या इसको एक थोड़ा सा और टेस्ट कर लेते हैं। अभी आप बैठे हैं, आप अपनी स्किन को पिंच करें थोड़ा सा, ठीक है, तो पिंच करेंगे आपको कुछ पेन फील होगा या कुछ प्रेशर फील होगा, तो जो वो लोकलाइज्ड सेल्स हैं आपकी स्किन के, ठीक है, वो ये फील कर रहे हैं इस स्टिमुलस को, इस प्रेशर को फील कर रहे हैं, और रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, छोड़ दे भाई बस, ठीक है समझ लिया, इरिटेबिलिटी छोड़ दे, तकलीफ हो रही है, सही है। तो ये चीज़, ये है इरिटेबिलिटी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई हो। इसको कहते हैं हम लाइफ। थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ इरेज इसकी मदद से, जो कि नहीं होगा बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टूल अगेन। ऑलराइट, ये इतना छोटा है, अच्छा छोटा है मगर काम का है, देखा ना। तो छोटे लोगों को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत किया करें, छोटे लोग बड़े काम की भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। अच्छा, इतना बस काफ़ी है, सही। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब है डिवीजन एंड द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ऊपर की चीज़ें समझ में आ गई ना? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी अंडरस्टैंडेबल। आगे चल रहे हैं।
डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के बेसिकली तो दो डिविजन्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी भी लगा दिया बिकॉज ठीक है, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन, क्योंकि माइक्रो लेवल पर भी तो हमें स्टडी करनी होती है। जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये तीनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जूलॉजी ग्रीक वर्ड है, सही, और ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जून से निकला है, इसका मतलब है एनिमल्स, और लॉगोस वही आ गया टू स्टडी। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना, जानवर के बारे में पढ़ना, इट्स जूलॉजी, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई। बॉटनी, बॉटनी जो है वो ब्यूटेन से निकला है। वैसे अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं हम तो ब्यूटेन क्या होता, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते तो ब्यूटेन ये होता सी, ठीक है। और इसी तरह का आप कह लें कि चार जो कार्बन्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्यूटेन कहा जाता है। एक और कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं ब्यूटेन। 5 कार्बन की चेन होगी तो पेंटेन होगा, 3 कार्बन की चेन होगी तो वो प्रोपेन होगा, 2 की होगी तो इथेन होगा, और अगर एक बेचारा सिंगल रह गया है तो उसको हम कहते हैं मीथेन, सही है। जैसे CH4, तो अब ये CH4 जो है ये मीथेन है, और इसके अंदर जो है वो एक ही कार्बन है, ठीक है जनाब। तो चलो केमिस्ट्री से बाहर आते हैं दोबारा यहीं पे। ब्यूटेन, ग्रीक लैंग्वेज में ब्यूटेन इसका मतलब होता है प्लांट्स, लॉगोस अगेन दिस स्टडी, तो भाई प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। आगे बढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वेरी वेरी सिंपल, ओके। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो लेवल के ऊपर जो ज़िंदगी है, ठीक है। अच्छा, इसको तो पता है ना आपको, जूलॉजी को हम उर्दू में कहते हैं हयातियात, लिखा जाएगा क्या, हयातियात नहीं लिखा जाएगा भाई, बहुत मुश्किल हो रही, खैर हयातियात। और बॉटनी को कहते हैं नबातात, नबात, यार कितनी मुश्किल से लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा बहरहाल ठीक है, तो हयातियात, नबातात, माइक्रोबायोलॉजी, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, हाँ ये मुझे बताइएगा कमेंट में, माइक्रोबायोलॉजी को उर्दू में हम क्या कहेंगे, ठीक है। छोटे छोटे लोगों की स्टडी, मतलब सॉरी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। खैर माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं बिल्कुल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सर्टेन फंगाई हो गया, वैसे फंगाई मल्टीसेलुलर है, सर्टेन एल्जी, इस तरह की चीज़ें जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होती हैं उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और ये बहुत बड़ी फील्ड है, यानी कि बेइंतहा तो बैक्टीरिया है, ठीक है। और फिर वायरस, इतना वायरस है। अच्छा वायरस के ऊपर ना थोड़ी सी डिबेट है, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में है वो चैप्टर। वायरस जो है ना उसको बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। कभी कभी जब ये लिविंग फॉर्म के अंदर होता है तो इतना एक्टिव होता है, और जब ये डॉर्मेंट कंडीशन में आ जाता है तो ऐसा लगता है क्रिस्टल जैसा, बिल्कुल नॉन लिविंग, कोई हरकत नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए इसको बॉर्डर लाइन के ऊपर लगते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। खैर एक्स्ट्रा बात थी। माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, तीनों आपको डिविजन्स पता लग गए, आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी ब्रांचेज जो हैं बायोलॉजी की, ये कह रहे हैं भाई 20वीं सदी के अंदर जो है ना बड़ा काम हुआ है, यानी कि ब्रांचेस वगैरह में और निकली हैं इसकी बायोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ कहते हैं बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेन का जो फिज़िकल उसकी जो स्टडी है, उसका जो खदो खाल है, सही है, उसकी जो स्टडी होती है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द एक्सटर्नल फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। एनाटॉमी क्या चीज़ है, एनाटॉमी के अंदर थोड़ा सा हम चीज़ों को काटते हैं, ठीक है। ये टॉमी जो है ना, टॉमी, ये टॉम, ये जो निकला है इसका मतलब यहाँ यह लिखा हुआ ना कटिंग, कटिंग होता है, ठीक है। क्या करते हैं, लाइक सपोज़ ये किडनी है, बड़ा अजीब सा है थोड़ा सा, ये इसकी यूरेटर, यार बहुत अजीब किडनी है। खैर बहरहाल इसको जो है मैं स्लाइस कर दूँ ना अगर यहाँ से, तो काट दूँ अगर इसको मैं यहाँ से स्लाइस कर दूँ, कट भी बड़ा गलत लगा है, अच्छा हुआ मैं सर्जन नहीं बना, तो ठीक है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ना, बिल्कुल इसका जो मिरर इमेज आएगा, हम एनाटॉमी में इस तरह से चीज़ों को जो है ना एनालाइज कर रहे होते हैं। इंटरनल जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना उनको हम काटते हैं और देखते हैं कि भाई क्या स्ट्रक्चर है इसके अंदर,
क्या क्या इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है ये एनाटॉमी की, ये मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना, हाँ फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन, ठीक है। ब्रेन को काटा और काट के देखा अंदर क्या है भाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सही है। ये सारे मामला जब भी तो पता लगे इस एनाटॉमी की बदौलत, सही है। सेल बायोलॉजी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हम सेलुलर लेवल के ऊपर चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, सेल और उसके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम देख रहे होते हैं। हिस्टोलॉजी, देखो हिस्ट कहते हैं टिश्यू को, हिस्टो ये आ गया था, ग्रीक वर्ड है, हिस्टोस मीन्स टिश्यूज और वही लॉगोस मीन्स टू डिस्कोर्स, टू स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के जो टिश्यूज होते हैं ना उनकी स्टडी होती है हिस्टोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जितने भी आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस उनको पढ़ते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में, ठीक है। एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर्स को काटते हैं, काट के उनके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में कोई काटम पीटी नहीं होती, ठीक है। फिजियोलॉजी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनका फंक्शन जो है ना वो देखा जाता है। लाइक हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, कैसे ब्लड को पंप कर रहा है, कैसे जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है, ये हार्ट फिजियोलॉजी हो गई, ये आप इसको कहते हैं कार्डिक फिजियोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से जो है वो काम कर रहा है, उसमें न्यूरॉन्स कैसे काम करें, इसको हम बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। तो इसकी भी मतलब फिर टाइप्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट और सिस्टम, ठीक है। आगे चल रहे हैं, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिल, टैक्सॉन्स या टैक्सिस, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द नेम्स, नॉमी, ठीक है। यानी ये नेमिंग सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ऑर्गन्स कह रहा हूँ सॉरी, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना उनके स्पीशीज़ में, उनके जेनरा में, उनके फाइलम्स के अंदर, ठीक है। तो यह है द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सही है ना। उनको ग्रुप कर देना, उनको अकॉर्डिंग टू उनके फीचर्स। अब भाई ह्यूमन जो है उनको होमोसेपियंस कहते हैं, तो होमोसेपियंस के अंदर मैं राना टिग्रीना तो नहीं घुसाऊंगा ना, मतलब राना टिग्रीना वो फ्रॉग का एक साइंटिफिक नेम है। तो जो फ्रॉग वाले एनिमल्स हैं यानी जो रेप्टाइल्स हैं वो अलग हो गए भाई, ठीक है, मैमल्स अलग हो गए। ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये कुछ रूल्स के ऊपर हो रही है, बेस के ऊपर हो रही है, वो टैक्सोनॉमी है, ठीक हो गया, सही है। जेनेटिक्स नेम से ही पता लग रहा है आपको, इट इन्वॉल्व्स विद दी जीन्स, राइट। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का की क्रिएशन होना। अब इसकी वो पढ़ लेते हैं हम, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग, सही है। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी उनकी जो उनकी आलो औलाद जो है, सही है, उसमें जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं थ्रू जीन्स, ठीक है, उसको हम उसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। और ये हेरिडिटी का मतलब होता है मौरूसियत, ठीक है। बहुत मुश्किल से लिखा जाएगा मौरूसियत, लेकिन पंगा ले लिया तो अब लिख लेते हैं मौरूसियत, मौरूसियत, ठीक है, हाँ मौरूसियत। तो मौरूसियत मतलब हेरिडिटी, और इसके अंदर आपके पास वही डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जीन्स की स्टडी होती है, सब जेनेटिक्स है, ठीक है। आगे चल रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियो, ये ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन और इसको एम्ब्रियो कहते हैं, लॉगोस मीन्स स्टडी। ये है द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, कैसे एक जो है लाइफ जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्म में, ह्यूमंस की बात करें तो कैसे जो है वो 9 मंथ्स के तक जो है वो फीटस जो है वो मदर की बैली में होता है और किस तरह से वो एम्ब्रियो वहाँ पे परवरिश पा रहा होता है। बड़े इंपॉर्टेंट आप कह लें कि ये फील्ड है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसको पूरा स्टडी किया जाता है। और कुरान में ना स्टेप बाय स्टेप बताई हुई एम्ब्रियोलॉजी, स्टेप बाय स्टेप, अलका, मुज़ग़ा और फिर वो इज़ामा। अलका कहते हैं लीच लाइक थे तुम, बिल्कुल खून के छोटे से लोथड़े की टाइप के, फिर हमने तुम्हारी नोक पलक संवारी, तुमको एक मसल्स दिए, फिर इज़ामा कहते हैं बोन्स को, बोन्स बनाए, पूरी स्टेप बाय स्टेप एम्ब्रियोलॉजी, ये डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी, तो सारे साइंसेज इन्होंने वहीं से उठाए कुरान पाक से, ठीक है। और उसके बाद है एनवायरमेंटल बायोलॉजी,
द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। ठीक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे होते हैं जिंदा लोगों के दरमियान और उनके आसपास जो नॉन लिविंग चीज़ें उनके दरमियान, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सही है। तो बड़ी सिंपल सी बात है समझने को, इसकी एग्जांपल्स बेइंतहा आप निकाल सकते हैं। लाइक मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी घर पे बैठे हैं, एक नॉन लिविंग थिंग हमारे सर के ऊपर है विच इज़ रूफ़। ठीक है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा भाई, घर में ही है। इस छत को हटा के मैं अगर रोड पर बैठ जाऊँ या आप भी रोड पर बैठ जाएँ तो कितना अजीब लगेगा। सही है, थोड़ी अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के दरमियान रिलेशन बताने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसको तो इरेज कर देते हैं क्योंकि आगे चलना है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद प्लेनोटोलॉजी। प्लेनोटोलॉजी, अच्छा ये एंशियंट चीज़ों के बारे में होती है, फॉसिल्स वगैरह की स्टडी जो जिसको हम कहते हैं ना, ये आप देख लें। पेलियोस मीन्स एंशियंट, ऑनटोस बीइंग, लोगोस मीन्स स्टडी, एंशियंट बीइंग्स जो होती हैं उनकी स्टडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिमोट पास ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। खंडरात वगैरह मिल गए, फॉसिल्स वगैरह मिल गए, उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा डिसाइफर करना शुरू किया, उसको डीकोड करना शुरू किया, और आपने बताया इन फॉसिल्स की मदद पे कि भाई ये जो कौम गुजरी थी ये तो ये कौम थी मोइंजोदाड़ो में, ये लोग जो ये जो ना अजीब से लोग ये थे। ठीक है, ठीक है जनाब। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि आप लाइफ के अंदर जो है आप टेक्नोलॉजी जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी मदद ले रहे हैं। द स्टडी अबाउट द टेक्निक्स for the manipulation of gene to bring the changes in the structure location of genes to achieve the desirable characteristics called biotechnology। जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं आप टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर। इसकी एक सिंपल एग्जांपल हम पढ़ भी चुके हैं, और ये बायोटेक्नोलॉजी की जीएसटी के पेपर में वो भी आई थी, डेफिनेशन भी आई थी। ठीक है, वही इंसुलिन वाला चक्कर, हम इंसुलिन बनाते हैं, ये प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना, राउंड पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, और उसका ये एक पार्ट हम काट देते हैं यहाँ से, उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं हम इंसुलिन का पार्ट। ठीक है, एक इंसुलिन का पार्ट। अब ये बैक्टीरिया जब अपनी ग्रोथ करता है तो इसके साथ ही इंसुलिन की भी ग्रोथ होती है। तो हमने मैनिपुलेशन करी है ना जीन के अंदर वायरस की, तो ये वही तो है बायोटेक्नोलॉजी, इससे हमें इंसुलिन की प्रोडक्शन मिल जाती है। ठीक हो गया। सोशियो बायोलॉजी आप देख रहे हैं, द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन दैम सेल्फ। सोशल बिहेवियर, सोशो बायोलॉजी। ठीक है, सोशली कितना एक्टिव हैं हम, या आप कह लें कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से सोशली जो है वो एक दूसरे से बिहेव करते हैं। ठीक है, लाइक मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर एक हिरन है, सपोज़ कर लें कि ये हिरन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक शेर आ जाता है, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों के दरमियान क्या सोशल इंटरेक्शन होगा व्हेन दे कम फेस टू फेस विद ईच अदर, और ये भागेगा भाई तो उसके पीछे ये भागेगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया ना। इस तरह से, एक तो बहुत प्रिमिटिव एग्जांपल दिया मैंने, इस तरह से आप एग्जांपल को समझेंगे दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, उसकी स्टडी करते हैं लोग सोशल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। सिंपल, पैरासाइट्स पता है ना आपको क्या है? पैरासाइट्स हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये वो वाली कौम है। ठीक है ना, यानी ये क्या करते हैं अपने होस्ट को, ये जो होस्ट जिसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये अपने होस्ट से बेनिफिट्स गेन करते हैं सारा, ठीक है, और गेन करने के बाद उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। सही है, सिंपल। कभी कभी तो होस्ट सरवाइव कर जाता है इनके इस नुकसान से, कभी कभी वो मर जाता है। ठीक है, अब हम ह्यूमंस की बात ले लें अगर, तो आपको मैं एक क्लासिकल एग्जांपल दूं मलेरिया की। मलेरिया में जो है वो ह्यूमंस जो होते हैं ना वो होस्ट होते हैं, और ये पैरासाइट जो फीमेल एनाफिलिसिस मॉस्कीटो जो है उसके पास होता है प्लाज्मोडियम, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करके अपनी तो ग्रोथ करवा लेती है लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर देती है। ठीक है, वो तो शुक्र है कि मलेरिया की अभी दवाएं जो हैं, मेडिसिन जो है मौजूद हैं, वरना ये इससे प्रिमिटिव एरियाज़ में, या आप कह लें कि इनिशियली जब ये मलेरिया की डिज़ीज़ फैली थी लोग मर रहे थे इससे, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। ठीक है, और मलेरिया जो वर्ड है ना वो बेसिकली डिवाइड है, माला मीन्स बैड और एरिया जो है उसका मतलब होता है एयर। माला एरिया यानी बैड एयर, तो कहते थे कि कोई बुरी हवा चलती है उससे लोग मर जाते हैं।
खैर इसकी मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा मलेरिया की। बहरहाल इस तरह से पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो अपने होस्ट से बेनिफिट लेते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। दीज आर दी पैरासाइट्स। इनकी स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। फार्माकोलॉजी माई फेवरेट वन। फार्माकोलॉजी में क्या होता है? द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स के बारे में, उनके एक्शन के बारे में जो है ना स्टडी की जाती है। सही है, मैंने मेडिसिन खाई, उसका बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। इसकी भी दो टाइप्स हैं फार्माकोलॉजी की। एक होती है फार्माकोग्नोसी, सॉरी कॉग्नोसी नहीं होगी वो, तो खैर अलग ही उसकी ब्रांच है। इसकी फार्माकोलॉजी को भी हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। फार्माको, मैं कहाँ लिखूँ, काइनेटिक्स कहाँ लिखूँ, अच्छा चलो फार्मा ऐसे हो गया। अब काइनेटिक्स, फार्माको काइनेटिक्स, ठीक है। और एक और इसकी दूसरी मेन ब्रांच है, उसको हम बोलते हैं फार्माको डायनेमिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज टॉपिक नहीं है हमारा ये। बहरहाल इसकी जो दोनों, ये आप कलेक्टिवली कह लें कि फार्माकोलॉजी डील कर रही होती है ड्रग्स का एक्शन बॉडी पर, ठीक है, और बॉडी क्या एक्शन दिखा रही है इन रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। ये सारा एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी और एक्शन ऑफ और रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, ये सब फार्माकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनिजल्स। उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं हम भाई जो कि सेल को बना रहे हैं और सेल के ऑर्गेनल्स को बना रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और बेसिकली तो 5 ऐसे जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। अभी तो एलिमेंट्स अगर इसमें कहीं आ जाए तो, वरना हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर हमारे पास यही हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये फैट्स हैं, ठीक है। और फिर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स। आगे बताऊंगा अगर इसकी कोई डिटेल आई तो। सही, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल को बना रहे हैं भाई, सेल के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं या सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनको बना रहे हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। सही है, अब आगे चल रहे हैं। द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। आप देख लें, दूसरी बायोलॉजी को हमने दूसरी साइंसेज में मर्ज किया, लाइक ये बायोफिज़िक्स हो गई। फिज़िक्स के लॉज अगर मैं बायोलॉजी पे लगाऊं तो उससे भी एक ब्रांच डेवलप हुई। अभी बायोफिज़िक्स बेसिकली है फिज़िक्स की ब्रांच। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आपको दी है रेडियो फिज़िक्स, branch where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different materials within the organisms। हमारी बॉडी के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स को ट्रांसलोकेट करने के लिए या उनको ट्रेस करने के लिए रेडियो फिज़िक्स की मदद ली जाती है। सही है, और रेडियो लेबलिंग है, कार्बन डेटिंग है, ऑल्सो शोज सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल। ये जो कार्बन डेटिंग है ना, ये इससे पता लगता है कि ये फॉसिल जो है वो कितना पुराना है। इसका कुछ मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि ये ना स्टैंडर्ड सेट करते हैं कार्बन को और उसके हिसाब से कुछ ये नाप तोल करते हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट लिटरली कि ये कार्बन डेटिंग करते किससे, लेकिन ये इतना पता है कि ये फॉसिल्स कितना पुराना है, इसकी एज क्या है, इतने BC या इतने AD में है, ये कार्बन डेटिंग से ही इनको पता लग जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये इसमें लिखा हुआ है उन्होंने अल्ट्रासाउंड और लेज़र टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। ये सब फिज़िक्स है ना जो कि बायोलॉजी की उसमें यूज़ हो रही है। अभी तो ये जो आँख होती है ह्यूमन आई, इतनी अजीब सी आँख बनी है, खैर ये आँख होती है ह्यूमन आई, ये बड़ी मुश्किल से पल के बना रहा हूँ, ठीक है। इसकी अच्छा ह्यूमन आई को आपको पता है ना, ह्यूमन आई के अंदर जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू जो है हम काफ़ी काम कर सकते हैं। एक बड़ी कॉमन सी भी आम बीमारी है जिसको हम कहते हैं मोतिया, आँख में मोतिया उतर आ गया, ठीक है, मोतिया आ गया या मोतिया उतर आना, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो एक जो झिल्ली सी ऊपर आ जाती है ना कॉर्निया के ऊपर, उसको लेज़र से ट्रीट करके हटा देते हैं, तो वो सब मामला फिर सेट हो जाता है, विजन जो है दोबारा करेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स बायोफिज़िक्स, है फिज़िक्स की ब्रांच, लेकिन बायोलॉजी के जो है मसले मसाइल उनको जो है वो आप कह लें कि सॉल्व करिए। मैथमेटिक्स या बायोमेट्री, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। हाँ, रिसर्च के लिए आपको डेटा चाहिए ना, इस पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग हैं, पहले कितने थे, अब कितने हो गए, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। सही, ये सारी बायो मैथमेटिक्स के अंदर, बायोमेट्री के अंदर आती है। बायोकेमिस्ट्री,
Very important. It is a branch of biology which deals with the study of molecules which form living organisms of cell required अथेंटिक नॉलेज. बायोकेमिस्ट्री की ही ब्रांच है. ये ऊपर हमने पढ़ा था ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, ये दोनों भाई बहन ही हैं एक तरह से, ये समझ लें. तो बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल लेवल के ऊपर पढ़ रहे होते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने सेल को बनाया या किसी ऑर्गेनिज्म को बनाया है, उसकी बिल्कुल अथेंटिक नॉलेज हमें मिलती है. अब इसमें देखो बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है, इन दोनों का कम्बिनेशन है ना. टू एक्सप्लेन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस किस तरह से बने हैं भाई ये मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकली एक्टिव, इसके पीछे बिहाइंड दैट क्या केमिस्ट्री है. ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं इस बायोमोलिक्यूल के पीछे. तो ये बायोकेमिस्ट्री बन गई. ठीक है, और एंड द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसी से हमें पता लगता है कि भाई मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट आप कह लें कि बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, या आप कह लें कि इनका जो डिफरेंट फंक्शन है वो किन मॉलिक्यूल्स की बेस के ऊपर बन रहा है. ठीक है, उसके बाद बायोजोग्राफी, बिल्कुल नाम से पता लग रहा है आपको. ठीक है, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. हम देखते हैं कि भाई अफ्रीका का बायोडेटा क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में किस नस्ल के लोग रहते हैं. ठीक है, और यूरोप के अंदर जो बायोजोग्राफी है वहाँ के लोग थोड़े अलग हैं. ठीक है, अफ्रीका में आप देखेंगे वहाँ का स्किन कलर चेंज है, वहाँ की हाइट चेंज है. एशियन पीपल्स में आ जाए थोड़ी सी हाइट हमारी कम होती है. अमेरिकन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है. ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये बायोजोग्राफी की, ये सारी देख रहे होते हैं किस तरह से स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर. मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस. कुछ तो अपने उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर ही नहीं निकलते क्योंकि एनवायरनमेंट की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं. ठीक है, उसके बाद बायो इकोनॉमिक्स. दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. एग्जाम्पल, मीट प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड फॉर द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट वैल्यू. बायो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है कि भाई कितना मीट रिक्वायर्ड है, कितना जो है वो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं लोग कॉस्ट की और प्रॉफिट की. कितना कंज्यूम हो जाएगा, कितनी अभी हमें और प्रोडक्शन करनी है, इतना मीट इतने लोगों को फीड कराने के लिए इतना मीट तो काफ़ी नहीं होगा ना, इतना ही मीट चाहिए. सही है ना. तो ये सारी कॉस्ट कैलकुलेशन वगैरह बायो इकोनॉमिक्स के अंदर देख रहे होते हैं लोग. सही है. फिर कुछ कैरियर्स हैं आपके, उसके बारे में बताया हुआ है. कैरियर्स तो बहुत हैं. द स्टूडेंट्स हु हैव चूजन द बायोलॉजी दे कैन प्लान टू अडॉप्ट सम कैरियर्स. आप मेडिसिन के अंदर सर्जरी में जा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हैं आप. ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है. ठीक है, हॉर्टिकल्चर में आप जा सकते हैं. हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज़ कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़. यस, न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और देयर प्रोडक्शन. नई नई वैराइटीज़ जो है वो किस तरह से हम डेवलप करें. आम की इतनी सारी टाइप्स कैसे आ गई हॉर्टिकल्चर की वजह से. और ये जो आप कह लें इसका, ये जो ऑरेंजेस हैं, मौसमी, नारंगी, फ़िल्टर और पता नहीं क्या क्या, ये इतनी वैराइटीज़ कैसे आ रही हैं हॉर्टिकल्चर की वजह से. तो ये वही चीज़ है. फॉरेस्ट्री, ऑब्वियसली फॉरेस्ट से रिलेटेड है. फॉरेस्ट इज़ अ सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैनी काइंड्स. इट इज़ बायो डेवलप. बस ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना फॉरेस्ट्री है. फार्मिंग, यप. इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्म्स टेक प्लेस, सच एज फिश फार्म बना देते हैं हम, कैटल फार्म उसकी डेवलपमेंट हो रही है, पोल्ट्री फार्म हो गया, एट्सेट्रा. डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट फार्म्स बना देते हैं और मोस्टली एडिबल एनिमल्स जो होते हैं जिनको खाया जाता है उनकी ही फार्मिंग ज़्यादा होती है. या फर्स्ट लेवल पर. सेकंड लेवल पर फिर वो जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहे हैं. अब तो वो अर्तुगल वाला ज़माना चला गया, अर्तुगल साहब वाला, वरना जो है वो हॉर्सेस जो है वो उनको जो है वो, कितना अजीब हॉर्स बना है. खैर ठीक है, इनकी भी फार्मिंग होती थी, ऑब्वियसली हॉर्स फार्म्स होते थे. तो खैर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, इसको थोड़ा सा 1 मिनट रिमूव कर दिया जाए. बस बेटा आपका इतना ही काम था. ठीक है, ओके, थैंक यू. हॉर्स, ऑलराइट. एनिमल हस्बेंड्री, दिस प्रोफेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस. एनिमल हस्बेंड्री का वर्ड कहाँ है पढ़ा था मैंने, भूल रहा हूँ थोड़ा सा. दिस प्रोफेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस. इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन. सही है, आप इसको फार्मिंग से करीब करीब कह सकते हैं क्योंकि फार्मिंग के अंदर भी हम केयर कर रहे हैं उन एनिमल्स की जो कि बेनिफिशियल है मैन के लिए. सही है, मगर फार्मिंग के अंदर आप मोस्टली देखें
तो कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म और ये फ़िश फार्म, ये मोस्टली हम जो खा रहे होते हैं फूड से रिलेटेड। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे एनिमल्स जो कि बेनिफिशियल हैं खाने के अलावा दूसरे आप कह लें कि दूसरे पार्ट्स में भी, दूसरे लेवल्स में भी ह्यूमंस के, उसमें वही आप घोड़े वाली एग्जांपल फिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं जनाब। फिशरीज, दिस प्रोफेशन डील्स विद द इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। बिल्कुल भाई, फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है फ़िश। मीट है क्योंकि वाइट मीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री। और फ़िश एक और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ की सोर्स है, उसको हम कहते हैं ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा, और ये फैटी का एफ बना रहा हूँ और एसिड का ए बना रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड जो है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत आला है। सही है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ओमेगा फैटी एसिड। तो प्रोटीन तो हमें मिल रहा है, लेकिन साथ में एक ओमेगा फैटी एसिड भी मिल रहा है जो कि ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बायोटेक्नोलॉजी, वही बात आ गई, पढ़ चुके हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद अब ये कुछ कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में है। कुछ आयतें हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, मतलब आप ये देखें, सूरह अंबिया की वर्स है, वर्स 30, वजअलना मिनल माइ कुल्लु शैइन हई। तो ये जो, पहले इसका मैं ये तर्जुमा पढ़ देता हूँ। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द वाटर, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। ठीक है, ये जो है ना माँ, इसका मतलब होता है वाटर। और आप जो लोग गए में होंगे सऊदीया, उनको पता होगा, ये लोग जब पानी वगैरह मांगते हैं तो ये, खैर ये तो लिटरल है माँ, ये लोग बोलते हैं मोया, मोया। सही है, स्टोर वगैरह पे कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा ना, वहाँ पे तो जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम के बिलहाल या शेख, कोइस मजबूत, अना अबगा मोया। मोया हार, हार कहते हैं, हार कहते हैं गरम को। ठीक है ना, मोया हार यानी मुझे यार गर्म पानी चाहिए। ठीक है, हार ला या शेख, हार माफ़ी मौजूद, मोया बार, मोया बारिद मौजूद। बारिद कहते हैं ठंडे को, तो बोलता है नहीं यार वो नहीं है, गर्म नहीं है भाई, ठंडा ले जाओ। तो ये इस तरह, ये बोलने में मोया है लेकिन लिटरली मा। ठीक है, सो वजअलना मिनल मा, पानी से पैदा किया, कुल्लु शैइन हई, हर लिविंग चीज़ को। हई जो है उसका मतलब होता है जानदार, रहने वाला, ज़िंदा रहने वाला, या जिसमें ज़िंदगी हो। अल्लाह ताला का नाम भी है ना अल हई। ठीक है, तो ये है सूरह अंबिया की वर्स, और ये बड़ी ज़बरदस्त वर्स है, काफ़ी पढ़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाई भी है। सूरह नूर की जो आयत है, वल्लाहु खुल्क़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही। ठीक है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है हर इंसान को, आदमी को, माँ यानी वही एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इससे पानी से। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, तो कुछ तो हैं उसमें से जो अपने बतन के ऊपर चलते हैं, यानी अपनी, दे क्रीप ऑन देयर बेलीज़। ठीक है, यमशी का मतलब होता है चलना, आना या जाना। किसी को अगर आप बुला रहे हो तो बोलते हैं यमशी यमशी, इधर आओ इधर आओ। तो यमशी मतलब चलना, यमशी अला बत्निही, अपने बतन पे चल रहे होते हैं, क्रीप ऑन देयर बेलीज़। वमिनहुम मन यमशी अला रजलैन, और कुछ तो हैं जो अपनी दो टांगों पे चलते हैं। रजल एक टांग हो गई, रजलैन यानी कि पेयर वाली दो टांगें, लाइक वी ह्यूमंस। ठीक है, एक टांग और ये दूसरी टांग। सही, रजलैन कुछ दो दो पैरों पे चलने वाले हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और कुछ तो हैं ऐसे जो कि चार पे चलते हैं। अरबा मीन्स तो जो चौपाए होते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी भी डिवीजन, देखो कितनी ज़बरदस्त सेमेट्री डिफ़ाइन की है। आप अगर सेमेट्री देखें तो वही, मतलब जहन जो है ना वो हो जाता है कि पहले स्टार्ट किया बग़ैर पैरों से, यमशी अला बत्निही, फिर दो पैरों से, फिर चार पैरों से। क्या ज़बरदस्त सेमेट्री है। यख़्लुक़ुल्लाहु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे पैदा करे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे आ रहा है ना, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, of them some that creep on their, ये आ गया bellies। ठीक है, and some that walk on two legs and some that walk on the four। Allah creates what he will, Allah is able to do all things। ठीक है, ये है सूरह नूर की आयत, बड़ी मशहूर, और मुझे हमेशा बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में या पढ़ाने में इस आयत को। ठीक है, और देखो इस सिर्फ वर्ड पे ना, वमन यमशी अला बत्निही, अल्लाह ताला ने एक पूरी की पूरी जो है, आप कह लेंगे इन चंद लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने एक पूरी की पूरी स्पीशीज़ को ना ऑर्गेनाइज कर दिया। ये बतन पे चलने वाले कौन हैं? द क्रीप ऑन देयर बेलीज, अपनी अपनी बेली कहते हैं पेट को, अपने पेट के बल कौन चलते हैं?
ऑल रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, देख रहे हो आप, सुभान अल्लाह, इन चंद चंद अल्फाज में अल्लाह ने एक पूरी स्पीशी को डिफ़ाइन कर दिया। ऑल रेप्टाइल्स, जितने भी, स्नेक्स हो गए, ये स्नेक चल रहा है, कछुआ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये रेंग रहे हैं अपने पेट पे, इनका पेट ज़मीन से लग रहा है। तो अगर हम लोग स्किप कर जाते हैं, असल में मसला है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है ना, हम इनके ऊपर ज़रा सा गौर करें ना, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत हैं। वैसे भी अगर हम गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी कितनी ज़बरदस्त इसमें नॉलेज है। और फिर देखें दो पैरों पे, और फिर देखें किस तरह से अल्लाह ताला ने सिमेट्री डिफ़ाइन की है। तो सुभान अल्लाह। उसके बाद ये सूरह रात की भी आयत है, आप चाहें तो उसको पढ़ लें। और इस तरह से मतलब ये आयतें देने का मकसद यहाँ पे ये है कि इससे ज़िंदगी का पता लग रहा है ना, ठीक है। मेरे नज़दीक इनको थोड़ा सा पहले ही देना चाहिए था, चलो खैर। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है, मैं इसको भी फ़िलहाल यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना है कि यार कम पढ़ो मगर क्वालिटी से पढ़ो, सही है, बार बार चीज़ों को निकालने की ज़रूरत ना हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम मुस्लिम साइंटिस्ट पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये पूरा करके इंशाल्लाह। मुस्लिम साइंटिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हाँ ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ आ गया है। फिर ये मस्टर्ड प्लांट वगैरह और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये आपको एक फ्रॉग दिख गया है, इन सब को डिस्कस करेंगे बड़े मज़े में। और फिर ये समरी भी करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह सब करेंगे, ठीक है। बट दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ 40-41 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये थोड़ा बहुत पढ़ के समझ के। किसी चीज़ की कमी हो या कोई चीज़ आप बताना चाहें तो काइंडली, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।